नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों। आज हम लोग प्रस्तावना से संबंधित जितना भी पीवाईक्यू होगा सबको आज के क्लास में देखेंगे। हम लोग थ्योरी और कंसेप्ट इस चैप्टर का पढ़ लिए थे। आज हम प्रस्तावना से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी 4.1, 0.1, 1.0, 2.0, 3.0 में जितना भी पूछा है सबको ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली जो है वीडियो मिलने वाला है। इसी तरह चैप्टर बाई चैप्टर जो है हम आपको थ्योरी कंसेप्ट के साथ पीवाईक्यू कराने वाले हैं। तो हम लोग प्रस्तावना में आज प्रश्न देखेंगे और प्रस्तावना में टोटल हमने 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और जो विभिन्न प्रतियोगिता एग्जाम में पूछा गया है। आज हम 50 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, लेकिन अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम प्रस्तावना को देख लेते हैं कि ये जो प्रस्तावना है ये हम लोग का प्रस्तावना है ना। इस प्रस्तावना से संबंधित जितना भी जानकारी होगा हम सबको आपको थ्योरी के माध्यम से कंसेप्ट दे दे के समझाएंगे और एक एक क्वेश्चन हल करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आपको वीडियो मिलेगा। डेली आपको जो है वीडियो मिलेगा। आज का पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव, यहाँ देखिए उद्देश्य प्रस्ताव, यहाँ संविधान सभा। तो आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं इसका कि संविधान सभा का जो गठन है, संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया और संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है, फर्स्ट बैठक जो है, संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है यही 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से लेकर 23 दिसंबर 1946 ईस्वी तक चल रहा था और प्रथम बैठक के दौरान ही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका प्रस्ताव को रखा और संविधान सभा ने इस उद्देशिका प्रस्ताव को अपने सेकेंड बैठक के दौरान 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है स्वीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया और बाद में जाकर यही उद्देशिका भारतीय संविधान का प्रस्तावना कहलाए। तो आपका प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 ऑप्शन नंबर सी है आपके प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा क्या बताए हम, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, इसको सुधार लेंगे, यहां होना चाहिए था 1947। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को संविधान सभा के किस बैठक में स्वीकार किया गया, तो द्वितीय बैठक में स्वीकार किया गया था, सेकेंड बैठक में। और किस तिथि को, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी। अब विचार कीजिए, प्रस्तावना के बारे में यहां इतना बात कहा गया है, आपको इस पर विचार करना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए
प्रस्तावना को लेकर जो है लोगों में अलग अलग तरह का मत था। किसी का कहना था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और कभी कहता था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो एक बाद हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। बिल्कुल सही बात है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उद्देशिका जो है वह संविधान का आत्मा है। ये कहना बिल्कुल सही है। देखिए, सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आधारशिला है। एकदम सही बात है। सुभाष कश्यप एक विद्वान था। उन्होंने प्रस्तावना को लेकर यह कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का शरीर है तो प्रस्तावना उसकी क्या है? आधारशिला है। बिल्कुल सही है। आगे तीसरा, के एम मुंशी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। गलत। पवित्र दस्तावेज के एम मुंशी नहीं बल्कि बी आर अम्बेडकर सर ने कहा था। बी आर अम्बेडकर ने प्रस्तावना को कहा था कि यह संविधान का क्या है? पवित्र दस्तावेज है। के एम मुंशी नहीं कहा था तो ये आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। सही है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न कि बेरूवारी बात 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग माना था। गलत। क्योंकि बेरूवारी बात 1960 ईस्वी में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट जो है प्रस्तावना को लेकर जब वाद विवाद चला तो बेरूवारी बात 1960 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और यहाँ कह रहा है कि संविधान अंग माना। ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। अब अगला देखिए 4 नंबर है। अच्छा, आपको गलत ही निकालने बोला है। बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सही नहीं है। यानी आपको गलत ही बताना है ना। तो यही तो गलत है। यही आपका प्रश्न। ये सही हो जाएगा। तब गलत बोला है तो ये तो गलत है ना। आगे अच्छा, बेरोजगारी बात 1960 ईस्वी में उद्देशिका को प्रस्तावना का अंग नहीं माना था, जबकि यहाँ बोला माना था, तो ये गलत। अब बताइए कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो केशवानंद भारती वाद में। केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? अंग है। बट बेरूवारी वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। तो ये बात जो बोला ये क्या है? गलत है और आपको गलत ही निकालना था। दूसरा देखिए, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो इतना है हो जाएगा आपका। ये आपका सही है। तो ये बात सही है बट ये बात क्या है? गलत है और आपको गलत ही बताना था। यानी ऑप्शन नंबर 1 यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। गलत चुनना था और ऑप्शन ए जो है ये क्या है आपका? ये गलत कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा। बोला निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो ए एन पालकी वाला बिल्कुल सही। ए एन पालकी वाला एक विद्वान था जिन्होंने प्रस्तावना को लेकर यह कहा था कि यह प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। अब बी आर अम्बेडकर ने प्रस्तावना को लेकर तो यह कहा था कि यह एक पवित्र दस्तावेज है। पवित्र दस्तावेज अगर होता तब जाके कौन होता? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में के एम मुंशी के बारे में तो अभी हम लोग जाने। फिलहाल हम लोग को क्या बताना था? परिचय पत्र कौन कहा है? तो ए एन पालकी वाला कहा है।
किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला, इसको ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछा जा रहा है। तो आइए इसको समझाते हैं हम। समझिए, हम आपको 7 गो ऐसे विद्वान का नाम बताए थे जिन्होंने प्रस्तावना को लेकर अपना मत जाहिर किया था, जिसमें से किसी ने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब इसको याद कैसे रखिएगा, ये बार बार पूछता है, इसको ज्यादातर कंफ्यूज होता है। यहाँ देखिएगा, प्रस्तावना हमारे दीर्घ, दीर्घ है ना, दो आया ना, और यहाँ भी देखिए दो आया, तो यहाँ भी दी, यहाँ भी दी। इस तरह से आप सेट रखिएगा। अगर दीर्घकालीन सपनों का विचार बोले तो दी को मार दीजिएगा, यानी सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर को मार दीजिएगा, एकदम सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बार बार पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर क्या कह रहा है कि विचार कीजिए। 7 नंबर विचार कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, पूंजी और आभूषण कहा है। एकदम सही बात है, सही बात है। गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। बेरुवारी वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। और गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को कहा कि यह भारतीय संविधान का आत्मा है। और केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग है। फिलहाल इस प्रश्न में बोला है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, पूंजी और आभूषण कहा। एकदम सही बात है। दूसरा, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बार संशोधन हुआ है ना, कैमा? तो 42वां संविधान संशोधन जो है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1900 कब? 1976 ईस्वी को हुआ था। 1976 ईस्वी को हुआ था, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को हुआ, तब जाके प्रस्तावना में 3 नए शब्द को शामिल किया गया था। पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, बाबू पंथ निरपेक्ष को ही हम लोग धर्म निरपेक्ष कहेंगे, और तीसरा अखंडता, अखंडता। बताइए, इन तीनों शब्दों को संविधान संशोधन 1976 के तहत ही ना जोड़ा गया था। तो एक बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, ये कहना क्या है? सही है। अगला, मूल संविधान प्रस्तावित प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का जिक्र किया गया था। ये तो आपका गलत हो जाएगा। बोलता मूल संविधान, मूल संविधान कब कहेंगे हम? जो संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, उसको हम मूल संविधान कहेंगे। तो बताइए, मूल संविधान में समाजवाद शब्द था? नहीं था। पंथ निरपेक्ष शब्द था? नहीं था। अखंडता शब्द था? नहीं था। क्योंकि इन तीनों शब्दों को 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को ना शामिल किया गया। तो 1976 ईस्वी से पहले, यानी 26 जनवरी 1950 में ये तीनों तो शब्द नहीं था। और यहाँ कह रहा है कि मूल संविधान प्रस्तावित प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का जिक्र किया गया था। ये क्या हो जाएगा आपका? गलत, क्योंकि समाजवादी शब्द का जिक्र 1976 में किया गया है, और ये मूल संविधान के समय कह रहा था। तो इस तरह से तीसरा क्या हो जाएगा? गलत। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मतलब हर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम से संबंधित है। आइए इसमें थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ जो है इस 2 को 3 बना लीजिएगा, 1, 3 और 4। देखिए, विचार करने बोल रहा है।
प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और संपन्नता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, फ्रांस के अंदर जो है फ्रांसीसी क्रांति हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी से लेकर 1799 ईस्वी तक चला था। और इसी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, इसी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था, बंधुत्व का नारा दिया था। और भारत के संविधानकर्ताओं ने इसी से प्रभावित होकर इन तीनों शब्दों को अपने संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लिया। तो हम कह सकते हैं ना कि स्वतंत्रता, समानता और संपन्नता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से ली गई है। ये एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा बताइए, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। कौन कौन? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो अपने देश का जो प्रस्ताव संविधान है, उस संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार के समानता की चर्चा की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। और 1 प्रकार के बंधुत्व की चर्चा की गई है। और ये कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। 1 नंबर सही है। दूसरा देखिए, 1960 से पहले यह अवधारणा थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 1960 से पहले यह अवधारणा थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अब समझाते आपको, समझिएगा। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, और जब संविधान में संशोधन हुआ 1960 ईस्वी में, फिर 1973 ईस्वी में। देखिए, 1950 ईस्वी में जब संविधान लागू हुआ, उस समय प्रस्तावना संविधान का अंग था। लेकिन बेरूवारी बात 1960 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और फिर 1973 ईस्वी में केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो देखिए, 1950 से 1960 ईस्वी तक था, और फिर 1960 में बोला कि अंग नहीं है, और फिर 1973 में बोला कि अंग है। तो बताइए, 60 से और 73 के बीच में प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं था। तो 60 से पहले यानी 1950 से 60 तक तो प्रस्तावना अंग था ना। तो यहां बोल रहा है 1960 से पहले यह अवधारणा थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला, केशवानंद भारती मामला 1973 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। हाँ, बिल्कुल सही। तभी तो प्रस्तावना संविधान का अंग माना, तभी तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए शब्दों को शामिल किया गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये भी आपका सही है। 4 नंबर देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने LIC ऑफ इंडिया मामले में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ये भी क्या आपका सही है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए। जो सब वीडियो पर नया आ रहा है, एकदम लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो है PYQ मिलने वाला है। और
पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9304207970 नंबर पे हमको आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। और बीपीएससी 4.0 का जो भी छात्र देख रहा है, एकदम आप कंटिन्यू बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं होगा, समझ गए। हम एक एक चैप्टर को थ्योरी के साथ आपके बीच लाएंगे, उससे जितना भी अभी तक क्वेश्चन पूछा है सब क्वेश्चन को हम बताएंगे इसी चैनल पर आपको। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि प्रस्तावना हमारी संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि किसने यह प्रस्तुत किया कि प्रस्तावना हमारी संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, तो के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी हो जाएगा आंसर इसका। होता है डेमोक्रेसी शब्द को किन शब्दों से मिलाकर बनाया है, तो देखिएगा डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है और डेमोक्रेसी को हम लोग डेमोस प्लस क्रेसिया, डेमोस प्लस क्रेसिया यानी डेमोक्रेसी डेमोस प्लस क्रेसिया दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, यानी लोगों का शासन। लोकतंत्र क्या है, तो लोगों का शासन को ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो आपको कहा कि डेमोक्रेसी शब्द को कितने शब्दों से मिलाकर बनाया है, तो बताइए कितने शब्दों से मिलाकर बनाया है। दो शब्दों से मिलाकर बनाया है, एक डेमोस और दूसरा क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात लोगों का शासन ही तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10-11 होता डेमोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अभी अभी हम बताए डेमोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लोग। तो बिना देरी किए आंसर लगा दीजिए, डेमोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लोग। आइए क्रेसिया या क्रासिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यही ना बताए आपको। क्रेसिया का क्या होता है, शासन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, शासन। आइए अगला क्वेश्चन 13 नंबर बोला संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो देखिए प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। कितना प्रकार, 3 प्रकार। ये तीनों कौन कौन है, तो आपका एक सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो अपने देश का जो संविधान की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना पर 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और ये न्याय जो है ये आपका रूसी क्रांति के दौरान जो है लिया गया, यानी रूस से लिया गया है। और रूस को ही तो हम लोग कहते हैं सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ रूस। तो ये न्याय शब्द जो है रूस के अंदर 1917 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी, जिसको हम लोग रूसी क्रांति का नाम दिए थे। और रूसी क्रांति के दौरान ही सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का नारा दिया था। और वहीं से प्रभावित होकर अपने देश के संविधानकर्ताओं ने न्याय शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, ये आपका आईएएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यहाँ पे होगा 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते। यही वेकेंट में आपको बताना था। तो क्या होगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर होगा। प्रस्तावना को हर एक शब्द को आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, ना जाने किस शब्द से आपका क्वेश्चन बन जाए। और कुछ था यहाँ जानने के लिए। 26 जनवरी 1950 को तो संविधान को लागू किया गया था। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? देखिए, अपना देश का जो संविधान है, जो संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया है, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है, तो पूरे संविधान में चाहे आप प्रस्तावना पे जाइए, अनुच्छेद में जाइए, भाग में जाइए या अनुसूची में जाइए, हर जगह यानी पूरे संविधान में भारत को सिर्फ भारत और इंडिया के नाम से ही जाना गया है। इसके अलावा किसी और नाम से संबोधित नहीं किया गया है संविधान में। तो आपका क्वेश्चन यही है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो भारत और इंडिया के नाम से ही उल्लेख किया गया है। आपको ना तो हिंदुस्तान कहीं मिलेगा, ना ही आपको यहाँ बोला हिंदुस्तान, यहाँ भी हिंदुस्तान आ गया, और यहाँ बोला केवल भारत, तो ये भी नहीं होगा। भारत और इंडिया का ही जिक्र किया गया है। भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? देखिए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब अपना संविधान को लागू किया गया, तो उस समय भारत कैसा राष्ट्र था? तो हम आपको अभी जस्ट बताए कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। एक समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। लेकिन ये लागू हुआ था 1977 को, जोड़ा गया था भले 1976 को, लेकिन लागू जो है ना, ये 3 जनवरी 1977 ईस्वी को हुआ था। तो भारत जो है संप्रभुत्व, हम लोग संविधान की प्रस्तावना में देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कुछ इस तरह से बोलते हैं ना। तो बताइए, जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान को लागू किया गया, उस समय तो प्रस्तावना में समाजवाद पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द तो नहीं था, क्योंकि इन तीनों शब्दों को कब जोड़ा गया है? 1976 में। यहाँ बोलता है क्या? ये देखिए, धर्मनिरपेक्ष बोला। धर्मनिरपेक्ष तो 26 जनवरी 1950 में नहीं था, क्योंकि इस धर्मनिरपेक्ष को 1976 में ना जोड़ा गया। बाबू, पंथ निरपेक्ष बोलिए या धर्मनिरपेक्ष बोलिए, एक ही है। तो यहाँ बोलता है कि धर्म, ये गलत हो गया। अच्छा, यहाँ समाजवादी शब्द लिखा है, समाजवादी तो नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी शब्द भी तो 1976 में जोड़ा गया। तो ऑप्शन डी और डी कट गया। लोकतंत्र गणराज्य, ये पूरा नहीं है, आपका ये हो जाएगा संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या था। लाइक भी कीजिए, जो भी चैनल पर नया आ रहे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बोला भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित था? तो उद्देशिका में। उद्देशिका, यही उद्देशिका तो अभी हम लोग प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, उद्देशिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोला भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य,
एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। तो सार्वभौमिक को ही हम लोग कहते हैं संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक बोलिए या लोकतांत्रिक बोलिए, और गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का आंसर होगा। बोला भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, तो आप 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, और 3 प्रकार कौन कौन है? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। कितने प्रकार के न्याय? तो 3 प्रकार के न्याय। स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और समानता, 2 प्रकार के समानता की चर्चा की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और भ्रातृत्व, 1 प्रकार के बंधुत्व की चर्चा की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 5, 2, 1। 3, 5, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं। बोला निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। बोला समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। रुक जाइएगा। निम्न शब्दों पर विचार करें, शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो सबसे पहले कौन आएगा? सार्वभौमिक यानी संप्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी ये होगा, और फिर धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष डी, और तब प्रजातांत्रिक बोलिए या लोकतांत्रिक बोलिए, और लास्ट में गणराज्य। तो आपका हो जाएगा CADB, CADB ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर देखिए, आ रहा है ना? सब ठीक है? चलिए लाइक विक करते जाइए, जो भी आ रहा है एकदम लाइक कीजिए। इस चैनल पे आपको जो है थ्योरी आपको मिलेगा, कंसेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे, और एक चैप्टर हम लेंगे और उस चैप्टर का जितने भी PYQ क्वेश्चन बनता है सब क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहा। बोला निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन में समाजवाद भी जोड़ा गया था, ग्राम स्वराज ने, पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया था, संप्रभुत्व संपन्न है, ये तो मूल संविधान से ही था। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी। और एक जोड़ा था, 3 शब्द जोड़ा था 42वां संविधान संशोधन के तहत। एक था आपका समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष जिसको हम धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं, और तीसरा क्या था? अखंडता। यही तीनों शब्दों को ना जोड़ा गया था। तो आपका यहाँ समाजवाद और पंथ निरपेक्ष मिला। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। निम्नलिखित में से कौन 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? संप्रभुता नहीं, व्यक्ति की गरिमा नहीं, समाजवाद पंथ निरपेक्ष हाँ, निजता नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन देखिए कितना बार आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, 3 शब्द को जोड़ा था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 24 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब बताइए, हम इस सब आपको कभी बताए हैं? नहीं। ये देखिए तो धर्मनिरपेक्षता राज्य किसमें बताया गया है? संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। 26, मतलब निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अच्छा बताइए,
1975 का बात किया है और 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था और ये तीनों शब्द था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और कौन, अखंडता। यही 3 शब्द था ना। इसको तो 1976 में शामिल किया गया। तो बताओ 1975 ईस्वी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो आपका बंधुत्व तो था, संप्रभुत्व था, समानता भी था, कौन नहीं था, अखंडता नहीं था। क्योंकि अखंडता को कब जोड़ा गया था, 1976 में। बोलता 75 में कौन नहीं था, तो आपका अखंडता नहीं था। अखंडता तो 76 के बाद ना आया। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अट्ठाईस नंबर। बस, देखिए क्या करा है। बोला कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, गलत। क्योंकि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये कहना गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो देखे ना कि प्रस्तावना में तो संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को हुआ था ना, जिसके तहत 3 नए शब्दों को शामिल किया गया था। तो संशोधन तो हुआ है और कह रहा है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 देखिए, बोलता है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित शब्द नहीं थे। समाजवाद था, नहीं था। पंथनिरपेक्ष था, नहीं था। अखंडता था, नहीं था। सिर्फ गणराज्य था। तो यहाँ क्या बोला कि नहीं था। तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द नहीं था। यानी 1, 2 और 3 ये नहीं था। क्योंकि इसको क्या 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था इन तीनों शब्दों को। तो बोलता है कि 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन शब्द नहीं था। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नहीं था। 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, 29 कह रहा है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उनके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। हाँ सही है। 3 प्रकार का न्याय है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ना। तो बोला सामाजिक तथा आर्थिक न्याय ये है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रता है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अवसर की समता, हाँ समानता तो है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। फिर बोला व्यक्ति की प्रतिष्ठा, हाँ ये भी है। तो आपका सरकारी ऑप्शन हो जाएगा, सभी चारों सही है। अगला 30 नंबर होता हम भारत, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ होती है। तो प्रस्तावना को जान ही रहे हैं कि हम लोग शुरुआत जब भी करते हैं तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इस तरह से करते हैं। तो हम भारत के लोग शब्दों से शुरुआत करते हैं, ऑप्शन डी होगा। बोला कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहा किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है कि प्रस्तावना का शुरुआत ही तो होता है हम भारत के लोग से। तो किसमें, प्रस्तावना की, संविधान की प्रस्तावना से। चलिए और आगे देखिए, बोला सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। देखिए सभी व्यक्ति पूर्णतः समान और
सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता बोलिए या संपूर्ण बोलिए। संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ ही होता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से क्या है, मानव है। संप्रभु सार्वभौमिकता का ही अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष, याद कीजिए हम आपको बताए हैं कि भारत जो है सर्व संप्रभुत्व संपन्न समाजवाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य है ना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता का शब्द का सही भाव क्या होता है, ये आपको बताना है ना। तो देखिए, भारत में अनेक धर्म है, नहीं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये तो है ही। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ये भी सही है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, हाँ ये वाला सही है। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहां के सरकार का अपना कोई धर्म नहीं हो, अर्थात वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहां सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हो, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे 34 नंबर देखिए क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? देखिए नहीं है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्नता है, लोक कल्याण है, नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा। अब सवाल ये उठता है कि लोक कल्याण, तो इस लोक कल्याण की चर्चा जो है वह भारत के लोक कल्याण की चर्चा जो है वो आपका राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, प्रस्तावना में नहीं किया गया है। और आपको कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में नहीं है, तो लोक कल्याण शब्द नहीं है। इसकी चर्चा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है। 35, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? नहीं शब्द देखना है ध्यान से। विचार की स्वतंत्रता, हाँ ये शब्द है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ये भी है। विश्वास की स्वतंत्रता, ये भी है। आर्थिक स्वतंत्रता, जी नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं है, आर्थिक न्याय है, स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। और वो 5 प्रकार कौन है? एक है विचार, दूसरा है विचार अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म और 5वां है उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। विचार, विचार, विश्वास, आर्थिक है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगा, आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है। यह वाला कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर होगा। 36, भारतीय संविधान के किस भाग को उस आत्मा व्याख्या प्रदान करती है? प्रस्तावना को। आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब बाद 1960 ईस्वी में 1967 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? आत्मा है। प्रस्तावना को आत्मा कहा था। 37, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो किस पर दिया था? प्रस्तावना पर दिया था। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्यूलर का अर्थ होता है, तो सेल्यूलर का क्या अर्थ होता है?
तो सेलुलर का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एक नंबर हो जाएगा। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय होगा यहाँ, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह वर्ष 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था, सही बात है। 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को हुआ और इसी संशोधन के तहत 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो आपको धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया? तो 1976 में, सही है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जी नहीं, 42वां संविधान संशोधन होगा। यह मूल प्रस्तावना में था, नहीं, मूल प्रस्तावना में नहीं था, ये तो 1976 ईस्वी में ना जोड़ा गया, मूल प्रस्तावना में नहीं था। तो ऑप्शन 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुता सत्ता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहयोग पर आधारित है। क्या होगा इसका? 41 का, इसका हो जाएगा संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समाजवाद का अर्थ है, देखिए समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय। समाजवाद का शाब्दिक अर्थ ही होता है सामाजिक न्याय, सामाजिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा। तो भारत कैसा राष्ट्र है? लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। 43 देखिए, 43 होता भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति, ये झलकता है। अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, बाबू बोल्शेविक यही है, रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति बोलिए या रूसी क्रांति बोलिए। चीन की क्रांति, ये नहीं झलकता है, कभी हम चीन का चर्चा किया है प्रस्तावना में? नहीं। तो यही आपका क्या होगा, किसका प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन का प्रभाव नहीं झलकता है, ऑप्शन नंबर डी 44। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में या भाग 4 में? तो प्रस्तावना में हम देखते हैं इसको, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 45, किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? देखिएगा, संप्रभुत्व संपन्न और प्रजातांत्रिक गणराज्य का बारे में बात किया है, तो ध्यान से सुनिएगा। संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है, समझ लीजिए, संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है वैसा देश या वैसा राज्य या वैसा राष्ट्र जो कानून के नीति निर्माण में किसी अन्य देश के हस्तक्षेप ना हो, उसी देश को हम क्या कहेंगे? संप्रभुत्व संपन्न देश कहेंगे। तो भारत संप्रभुत्व संपन्न देश कब बना? 15 अगस्त 1947 को बना, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ? आजाद हो गया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भारत जो भी है, भारत के कानून नीति निर्माण में भारत भारत स्वतंत्र था। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गया। लेकिन गणराज्य कब बना था? तो ये गणराज्य 1950 ईस्वी में बना था। कैसे? तो देखिए, 1950 ईस्वी में ना संविधान को लागू किया गया और संविधान में ही ना ये गणराज्य शब्द का जिक्र किया गया है। तो गणराज्य बना, भारत गणराज्य कब बना? 1950 में। लेकिन सर्वप्रभुत्व संपन्न कब हो गया था? 1947 में। तो आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 1950। बहुत कोई 47 मार रहा, जो गलत है। संप्रभुत्व संपन्न अगर सिर्फ बोलता तब तो 1947 आंसर कर देते, लेकिन प्रजातांत्रिक गणराज्य शब्द का जो प्रयोग कर दिया ना, इसलिए हमको 1950 करना पड़ा। आइए, संप्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्न में क्या होता है? देखिए आ गया ना, केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय का शक्ति, नहीं, गलत। केवल बाह्य, नहीं, आंतरिक व बाह्य मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।
47। देखिए चैनल पर जो भी आ रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली जो है एक एक टॉपिक का फुल कंसेप्ट के साथ पीवाईक्यू मिलने वाला है। और आप हमको तब तक हमसे जुड़े रहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। सिलेक्शन के बाद भी हमसे जुड़े रहिएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। मतलब आपका होने के बाद आपका छोटा भाई बहन का भी होगा, आपका तो होगा ही होगा। क्योंकि हम हर चैप्टर को देख रहे हैं, चैप्टर वाइज जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले एक वीडियो हम डाले हैं जिसमें थ्योरी बताए हैं, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा पहले, तो फिर यहाँ का क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं। 47 नंबर का आपको आंसर देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 48। देखिए बोला कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज, तो बताइए पवित्र दस्तावेज कौन किया था, कहा था? बी आर अम्बेडकर साहब, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय का चर्चा है नहीं। न्याय बाबू तीनों प्रकार का ना होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय का चर्चा नहीं है। यहाँ बोला कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं 50। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में टाइप करके हमको बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर हम कल के क्लास में आपको बताएंगे। तो आज यहीं पे रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे हम। आप सब्सक्राइब करके रखिए, और डेली आपको एक वीडियो जो है कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ पीवाईक्यू लगा के आपको मिलेगा। आप इसी तरह प्रैक्टिस करते जाइए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रुको, चलिए बच्चों कल मिलते हैं।